आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जिसमें क्रिमिनल तो आजाद घूम रहा था, लेकिन पुलिस गुंडे माफिया बनकर उसका पीछा कर रही थी। लेकिन क्यों? कौन था ये हैवान जिसने 2 जिंदगियां उजाड़ दी? आखिर क्यों एक FIR लिखवाने में 6 साल का समय लग गया? कैसे एक माँ की छोटी सी पहल उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने में बड़ा हथियार बनी? क्या था पुलिस का खुफिया ऑपरेशन और कौन थी वो माँ बेटी? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में। इस केस की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड से, जहां लाखों की भीड़ में पाकिज़ा यूसुफ नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। पाकिज़ा कहने को तो न्यूजीलैंड की सिटीजन थी, लेकिन उसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई थीं। दरअसल जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, तब उनके अत्याचार से बचने के लिए कई परिवार विदेश चले गए थे, जिनमें से एक पाकिज़ा की फैमिली भी थी, जो पहले फिजी गई और फिर न्यूजीलैंड, जहाँ वो फाइनली सेटल हुए। इस तरह पाकिज़ा न्यूजीलैंड में ही जन्मी और वहीं पर बड़ी भी हुई। पाकिज़ा की शादी भी न्यूजीलैंड के ही रहने वाले एक शख्स के साथ करवा दी गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और इस खुशी को दुगना करने का काम किया जुवेरिया कलीम यानी पाकिज़ा की बेटी ने, जिसे वो माता पिता प्यार से जोजो कहा करते थे। यूं ही समय गुजरने लगा और साल आता है 2006। वैसे तो पाकिज़ा और उसके पति के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक मकान की जरूरत थी। इसलिए ये दोनों न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पहुंचते हैं, जहां पर एक घर का ओनर किराएदार ढूंढ रहा था और ओनर का नाम था कमल ज्ञानेंद्र रेड्डी। जिस तरह से पाकिज़ा के परिवार वाले भारत से न्यूजीलैंड में शिफ्ट हुए थे, उसी तरह कमल की फैमिली भी पहले भारत में ही रहा करती थी, लेकिन फिर ये लोग फिजी चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इसलिए कमल रेड्डी के पास फिजी की नागरिकता थी। फिजी में रहते हुए कमल को कोई अच्छा इनकम सोर्स नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने देश बदलने का फैसला लिया और 2004 में न्यूजीलैंड चला आया। यहाँ उसने सबसे पहले तो एक मैकेनिक के तौर पर काम करना शुरू किया और जब हाथ बैठ गया तो उसने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया। अब कमल अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था, इसलिए वो अपने लिए घर खरीदता है और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर देता है। वैसे तो कमल की शादी हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कमल और उसकी पत्नी का तलाक हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे जिनके साथ वो अपने मकान में रहा करता था, लेकिन थोड़ी और इनकम और खाली घर को भरने के लिए अब उसे किराएदार की तलाश थी, जो 2006 की शुरुआत में पाकिज़ा और उसके पति ने पूरी कर दी। कमल ने भी बिना ज्यादा कुछ देखे उन्हें अपने घर में किराएदार रख लिया और यहीं से कहानी में उथल पुथल शुरू हो गई। पाकिज़ा और उसके पति के बीच झगड़े होने लगे। दोनों के बीच समय दर समय कलह की दीवार खिंचनी शुरू हो गई और इसकी वजह था कमल रेड्डी। दरअसल शुरू में कमल और पाकिज़ा की थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी, पर जैसे जैसे समय गुजरा इनकी बातचीत गहरी होती चली गई। पाकिज़ा जो शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ थी, वो कमल के साथ अवैध संबंध बनाने लगी थी और कहीं न कहीं उसके पति को भी इस बात की खबर थी। इसलिए उसने एक नहीं बल्कि कई बार पाकिज़ा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उल्टा उससे ही झगड़ा करने लग गई। हद तो तब हो गई जब कमल ने भी पाकिज़ा के पति पर जानलेवा हमला कर दिया। ये सब देखकर पाकिज़ा का पति इतना तो समझ गया था कि अब पाकिज़ा के साथ इस घर में रहना खतरनाक है, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी, जिसके बाद पुलिस कमल रेड्डी को अरेस्ट करके ले जाती है और केस कोर्ट में पहुंच जाता है। लेकिन जिस दिन हियरिंग थी उस दिन कोर्ट में पाकिज़ा और उसका पति पहुंचे ही नहीं, जिस वजह से कमल को रिहा कर दिया गया। इसलिए कमल भी बिंदास घूमने लगा। दूसरी तरफ पाकिज़ा के पति ने उससे डिवोर्स लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिज़ा ने फिर भी अपनी गलती नहीं सुधारी, क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ कमल चाहिए था। इसलिए डिवोर्स के बाद पाकिज़ा अपनी बेटी जोजो के साथ कमल के उसी घर में रहने लगती है। लेकिन पाकिज़ा का ये फैसला उसके परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लोग पाकिज़ा को खूब समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, अपने पति को वो ना छोड़े, कमल सही नहीं है, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए पाकिज़ा का परिवार उससे सभी रिश्ते नाते खत्म कर लेता है, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुशी खुशी कमल के साथ रहने लगी। इधर कमल भी बहुत खुश था, क्योंकि दोनों जो चाहते थे वो अब हो चुका था। अब ना तो उन्हें रोकने टोकने वाला कोई था और ना ही उन पर सवाल उठाने वाला, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। कुछ महीनों तक तो ये खुशी यूं ही बरकरार रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी खुशी बेरंग होने लगती है। खासकर पाकिज़ा की, वो तो मानो अब किसी बुरे सपने में जी रही थी, क्योंकि कमल जैसा दिखता था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो छोटी छोटी बात पर पाकिज़ा को टोकना शुरू कर देता है, उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो रोज शराब पीकर आता है और पाकिज़ा को बुरी तरह से मारता पीटता है। पाकिज़ा जीते जी एक नर्क को भोग रही थी। उसने कई बार सोचा कि इस नर्क को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई, क्योंकि कमल के लिए उसने अपने पति को छोड़ दिया था। उसके परिवार वालों ने भी उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए थे, इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस नर्क को भोगने के। इसलिए कुछ महीनों तक तो वो शांति से ये सब बर्दाश्त करती रही,
पर अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। इसलिए एक रोज उसने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें कमल रेड्डी की पूरी सच्चाई बता दी। एक बार को तो माँ ने पाकीज़ा को ही सुनाना शुरू कर दिया कि ये जो हो रहा है वो उसी की गलती का फल है। पर कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे का दर्द कभी नहीं देख सकती। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने पाकीज़ा को समझाया और जो बन पड़ा वो किया, लेकिन माता पिता भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए एक पॉइंट पर आकर उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ये देखकर पाकीज़ा को समझ आ गया था कि अब यही उसकी किस्मत है। इसलिए वो सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करने लगी और फिर उसने अपने पेरेंट्स से भी बात करनी बंद कर दी। कई महीने गुजर गए, पूरा साल 2006 गुजर गया, लेकिन पाकीज़ा का फोन नहीं आया। ये देखकर उसकी माँ को चिंता होने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। यही सोचते हुए वो पाकीज़ा को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। वो बार बार नंबर ट्राई करती हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर वो कमल रेड्डी को फोन लगाती हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। इस पर कमल कहता है कि वो तो कुछ दिन पहले ही मुझे छोड़कर अपने नए आशिक के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, साथ में अपनी बेटी को भी ले गई है। इतना कहने के बाद कमल फोन काट देता है। वहीं पाकीज़ा पहले भी ऐसा कर चुकी थी, इसलिए उसकी माँ कमल की बात को सच मान लेती है, लेकिन वो उसे फोन करना नहीं छोड़ती। और जब कामयाबी नहीं मिलती तो वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने रिश्तेदारों को भी उसकी खोज खबर निकालने के लिए कहती है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 2007 से अब 2013 आ चुका था। पूरे 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन ना तो पाकीज़ा का कोई फोन आया था और ना ही कोई मैसेज। ये बात किसी और को खटकी हो या ना खटकी हो, लेकिन उसकी माँ को बहुत खटक रही थी। वो अपने पति से बाकी घर वालों से उसे ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन सभी ने हथियार डाल दिए थे। इसलिए जब कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो फाइनली वो ऑकलैंड पुलिस के पास पहुंची और अपनी 24 साल की बेटी पाकीज़ा और 3 साल की जोजो की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाती है। पुलिस भी अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले कमल से पूछताछ की जाती है। वो सेम कहानी पुलिस को बताता है कि पाकीज़ा किसी और से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो कुछ ही महीनों बाद उसके साथ भाग गई। हालांकि पुलिस को कमल की बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका कहना था कि पाकीज़ा किसी स्मिथ नाम के बंदे के साथ थी, जबकि उसके कांटेक्ट में दूर दूर तक इस नाम का कोई शख्स था ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, पाकीज़ा का बैंक अकाउंट अब भी एक्टिव था और न्यूजीलैंड में ही उसके खाते से पैसे का लेन देन भी हो रहा था। अब सवाल ये था कि जब पाकीज़ा ऑस्ट्रेलिया में है तो उसका अकाउंट यहाँ न्यूजीलैंड में कौन यूज कर रहा है। इस सवाल की तह तक जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि वो कमल ही है जो पाकीज़ा के अकाउंट से पैसे इधर उधर कर रहा है। अब पुलिस को इतना तो यकीन हो गया था कि पाकीज़ा और उसकी बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है, पर क्या, ये पता लगाने के लिए पुलिस ने वो कदम उठाया जो शायद इससे पहले कभी किसी पुलिस टीम ने नहीं उठाया होगा। दरअसल उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मिस्टर बिग। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसमें कुछ पुलिस वालों को गुंडे माफियाओं का रूप दिया जाता है और वो लोकल गुंडे बनकर कमल रेड्डी के आसपास घूमने लगते हैं। धीरे धीरे ये लोग कमल से जान पहचान बनाते हैं, उसे अपनी फर्जी गैंग के बारे में बताते हैं। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि कमल इन्हें गुंडा समझने लगा है, तब एक दिन एक पुलिस वाला गुंडे के भेष में कमल को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। कमल पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसे पैसों का लालच दिया जाता है तो वो मान जाता है और फिर एक दिन उसे एक व्यक्ति को लूटने के लिए भेजा जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला ही था जिसे कमल ने लूटा और लूट की रकम में उसे मोटी रकम भी मिली, जिसे देखकर उसे भी लालच आ गया और अब वो इसी तरह से पुलिस के कहने पर झूठे क्राइम करने लगा। हालांकि कमल इस सबसे अनजान था और अनजाने में ही वो पुलिस वालों के जाल में फंसता चला गया। कई महीने यूं ही गुजर गए और फिर एक दिन कुछ पुलिस वाले गुंडे बनकर कमल के पास आते हैं। कमल को कहा जाता है कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, इसलिए एक बड़े मिशन में उसे शामिल करने की बात चल रही है, पर इसके लिए उसे बॉस से मिलना होगा। अगर मिशन कामयाब होता है तो बदले में कमल को खूब सारे पैसे भी मिलेंगे। कमल भी पैसों के लालच में आकर पुलिस वालों के इस प्लान में फंस जाता है और उनके साथ बॉस यानी एक सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जो कमल से कहते हैं कि इस मिशन पर जाने से पहले उन्हें कमल के बारे में सब कुछ जानना होगा, उसका गुजरा हुआ कल, खासकर अगर उसने कोई क्राइम किया हो तो, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो उसे बचा सके। कमल भी बॉस की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोल बैठता है। वो पिछले महीने में की गई छोटी मोटी लूटपाट के अलावा ये भी कबूल करता है कि उसने एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची को भी मारा है। ये सुनते ही पुलिस समझ जाती है कि वो पाकीज़ा और जोजो की बात कर रहा है, पर कमल को बाटली में उतारने के लिए सीनियर ऑफिसर उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं है। अगर उसने सच में किसी को मारा है तो उनकी बॉडी भी होती। इस पर कमल बॉडी होने का दावा करता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाने को कहता है जहां पाकीज़ा और जोजो का शरीर था। कमल को शक न हो इसके लिए उससे कहा जाता है कि उन बॉडीज की जगह बदलनी होगी ताकि बाद में कोई मुसीबत ना हो। ये सुनकर कमल भी उन पर भरोसा कर लेता है और फिर ऑकलैंड के ही एक ब्रिज के नीचे खाली पड़ी जगह पर उनके साथ पहुंचता है और इशारा करते हुए उस जगह के बारे में बताता है।
जहां उसने पाकीज़ा और जोजो को दफनाया था। इसके बाद उस जगह की खुदाई होती है और कमल के कहे मुताबिक वहीं पर दोनों के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। इसके बाद पुलिस अपने असली रूप में आती है और कमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में कमल ये रिवील करता है कि वो पाकीज़ा से छुटकारा चाहता था क्योंकि उसे कोई और लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए 2006 के आखिर में उसने एक रस्सी से पाकीज़ा का गला घोट दिया, जबकि 3 साल की जोजो का मुंह तकिए से दबाकर उसे भी मार दिया। इसके बाद उसने इनकी लाशों को दफना दिया, जिसमें उसके चाचा बाल नायडू ने उसकी मदद की थी। दोनों को दफनाने के बाद वो मजे से रहने लगा, पर कहते हैं ना, क्राइम छोटा हो या बड़ा, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। कमल के साथ भी यही हुआ। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी करार होने पर 21 जून 2016 को उसे पाकीज़ा और जोजो को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही ये भी क्लियर किया जाता है कि 2036 से पहले वो पैरोल पर भी बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं उसके चाचा को उसकी मदद के जुर्म में 12 महीने की सजा सुनाई जाती है। इस तरह पूरे 10 साल लगे पाकीज़ा और उसकी मासूम बच्ची को इंसाफ मिलने में। फिलहाल कमल रेड्डी जेल की सलाखों के पीछे है। वेल, इस केस पर आपकी राय क्या है? पाकीज़ा ने जो अपने पति के साथ किया उसको क्या सजा मिलनी चाहिए थी, और जो जुर्म कमल ने किया उस जुर्म की उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।